हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिपिड्स। लास्ट लेक्चर हम लोग का लिपिड्स का था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दिस इज द इम्पॉर्टेंट सेक्शन। इसमें से हर अल्टरनेट ईयर आपको क्वेश्चन मिलता। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए। और इसको इस टेबल से आपको क्वेश्चन हर दूसरे साल आता। तो बायोमोलिक्यूल एक बहुत आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए आगे की बातों को समझने के लिए भी, साथ के साथ इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज दे आर गोइंग टू आस्क यू 2 क्वेश्चन। और उसमें से भी ये आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन उनका बहुत प्रिय है। इससे हर वो ऑल्टरनेट ईयर आपको देखिए क्वेश्चन आए हुए। चलिए हम लोग चालू करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटर्मिनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है केमिस्ट्री का कि ये लिविंग बीइंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनालिसिस करनी तो कंपाउंड्स को हम लोग आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, उसका केमिकल कंपोजिशन चेक करेंगे, उसका केमिकल स्ट्रक्चर समझेंगे और उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके स्ट्रक्चर को समझने के बाद कि पॉसिबल हो कि उसको सिंथेसाइज भी करें। केमिस्ट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंटरेस्टिंग फीचर है। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल क्या आते हैं, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट आर सेड टू बी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी और इनसाइड अ सेल, उन लोग को हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स बोला था। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बायोमोलिक्यूल की लिस्ट में हजारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन अलॉन्ग विद कार्बन, कार्बन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 1000 की नंबर आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुगर बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, शुगर्स होंगे। फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल एज मेटाबोलाइट। तो इनको हम लोग मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या, ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी, अकरिंग इनसाइड द सेल, दैट ऑल द केमिकल सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इज मेटाबॉलिज्म। तो कोई भी आपकी सेल है उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन। तो एंड उसके जो रिजल्ट है, उसके जो प्रोडक्ट है, उसको हम लोग मेटाबोलाइट्स, products of metabolism is metabolites. In animal tissue, one notice the presence of all such category of compound shown in figure 9.1। तो 9.1 में जो दिखाया गया है 9.1 फिगर, ये तो सेल में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहे हैं। ये आपकी ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, मोनोसैकेराइड हेक्सोज शुगर, ये आपकी पेंटोज शुगर है। देखिए हेक्सोज और ये पेंटोज शुगर, ये सब क्या है, ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है। मोनोसैकेराइड क्या, मोनोसैकेराइड इज दैट मॉलिक्यूल ऑफ शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। अब आप उसको और नहीं तोड़ सकते, लास्ट स्टेज आ गई। तो ये आप अपने रूम में बैठो, सामने देखिए रूम के, आप जिसमें बैठे मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वॉल होगी, वॉल किसकी बनी, ब्रिक्स की। तो वॉल एक पॉलीमर है और ब्रिक क्या है, ब्रिक मोनोमर है। अगर आपने इसको तोड़ना चालू किया, वॉल को ब्रिक तक तोड़ दिया, तो अब आप इसको और नहीं तोड़ सकते। तो वही मोनोसैकेराइड इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। अब आप उसको और नहीं तोड़ सकते, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रायोज अप टू द हेप्टोज। 3 से 7 ट्रायोज से हेप्टोज। तो जिनमें 3 वो ट्रायोज, जिनमें 4 वो टेट्रोज, जिनमें 5 वो पेंटोज, जिनमें 6 वो हेक्सोज। तो ये हेक्सोज है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, ये 6ठा कार्बन। फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम, ये पेंटोज है। तो ये आपकी शुगर मोनोसैकेराइड्स दिखा रखी हैं।
उसके बाद उसने अमीनो एसिड्स दिखा रखे हैं इस फिगर में, उसके बाद उसने ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल दिखा रखा, उसके बाद फास्फोलिपिड लेसिथीन दिखा रखा जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया। ट्राईग्लिसराइड है, ट्राईग्लिसराइड में जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिप्लेस कर देता है फैटी एसिड को तब वो हो जाता है फास्फोलिपिड, और फास्फोलिपिड में जब कोलिन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तब वो कहलाता है लेसिथीन। ये लेसिथीन है, लेसिथीन का मॉलिक्यूल। ये कोलेस्टेरॉल है, हमारा डिराइड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड कह लीजिए। ये हमारे एडिनिन, प्यूरिन, नाइट्रोजनस बेस का एक एग्जांपल एडिनिन, दूसरा है ग्वानिन। ये यूरेसिल पायरिमिडीन का एग्जांपल, यूरेसिल पायरिमिडीन में आपको साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन 3 है। एडिनोसाइन, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस जब अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है, बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड विद द पेंटोज शुगर, तो वो एडिनोसाइन। ये एडिनिन जुड़ा है तो एडिनोसाइन। वैसे ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट जुड़ जाती तो हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है हमारे कार्बनिक कंपाउंड्स के, बायोमोलिक्यूल्स के। तो in animal tissue one notice to presence all such category of compound shown in figure। तो किसी भी एनिमल टिश्यू या सेल में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के ये प्रोडक्ट हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये जो दो कैटेगरी बनाई हैं, ये कैटेगरी आपकी एनसीईआरटी इतना साफ नहीं बता रही क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी, लेकिन अभी ये मैं पढ़ लूँ उसके बाद मैं आपको अपने बूस्टर डोज पे ले जाऊंगा, तो हो सकता है आपको वहाँ क्लियर हो जाए कि मेटाबोलाइट्स तो समझ में आए, प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, सेकेंडरी क्या है, वो हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। However, one analyze plant, fungal and microbial cell। यहाँ तक अभी बात हो रही थी ह्यूमन सेल या एनिमल सेल की बात। तो ह्यूमन सेल और एनिमल सेल में जो कार्बनिक कंपाउंड्स मिल रहा है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एज सच ये एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज से ये एक्सप्रेशन ले सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स या कार्बनिक कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल दोज कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट। लेकिन ये बात आधा सच है, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी टाइप जैसे, आधा सच नहीं है, तो आगे भी क्लियर हो जाए। हाउएवर, लेकिन अब हम एनिमल सेल या ह्यूमन सेल का एनालिसिस ना करके प्लांट या फंगल सेल का एनालिसिस करें, या माइक्रोबियल सेल का एनालिसिस करें, बैक्टीरिया वगैरह का। वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दिस कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा जैसे हम अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेसिस, इन सब के अलावा थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, अदर कंपाउंड मिलेंगे जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा प्लांट सेल में, फंगल सेल में और माइक्रोबियल सेल में आपको और भी कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल रहे हैं। कह रहा टेबल 9.3 को देख लीजिए, देख नहीं लीजिए, रट लीजिए। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एक डेफिनेट फंक्शन होगा एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और प्राइमरी मेटाबोलाइट रोल प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फिजियोलॉजी में। वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। लेकिन अभी की स्थिति में, अभी की तारीख में हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ये असाइन नहीं कर पा रहे कि उनका क्या रोल या फंक्शन है इन होस्ट ऑर्गेनिज्म में। हाउएवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन होस्ट जिसमें वो मिल रहे हैं उसमें उसका फंक्शन हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव जाति के कल्याण हेतु इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मानव जाति के लिए यूजफुल है। हाउएवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। जैसे कि रबर, हम लोग जानते ही हैं रबर से टायर बना रहे हो आप, ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग मेडिसिन में, स्पाइसेस,
हींग का तड़का लगा लो, सेंट, पिगमेंट्स, सबको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, परिस्थितिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। कह रहा बाद में अब आप समझोगे तो बाद ही के लिए रखो ना, अभी के लिए क्या रख रहे हो, इधर आ जाओ। पिगमेंट्स, एल्केलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, इसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, लेक्टीन्स, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, वो आपको दे देता मैच द फॉलोइंग, या कहेगा कॉनकैनावेलिन ए कौन सी कैटेगरी का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेक्टिन। ये आ चुका आपका 2018 में नीट में। ठीक है जी, कहेगा इसमें से इसेंशियल ऑयल कौन से हैं, तो ये मिला के दे दिए। इसेंशियल ऑयल आपको चुनना है, लेमन ग्रास ऑयल इसेंशियल ऑयल है। कह देगा कि इनमें से आउट ऑफ दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच ऑफ दीज आर कम अंडर द कैटेगरी एल्केलॉइड्स। तो मॉर्फिन, कोडीन, साथ में उसने एंथोसाइनिन, मोनोटर्पिन, कॉनकैनावेलिन ये सब दे दिए। अब पूछेगा आपसे ड्रग्स कौन सी हैं, विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन, तो इनको आपको रटना पड़ेगा बैठ के। पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन। पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स, एब्रिन, रेजिन, लेक्टिन्स, कॉनकैनावेलिन, ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर गम, सेलुलोज। रट लीजिए, सुबह से शाम तक 1-2 बार पढ़ेंगे, रट जाएगा। आगे चलता हूँ, अपने स्लाइड्स की तरफ देखूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आइए, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद, ये सारी बातें वही, क्यों हम दोबारा पढ़ें और आपका समय खराब करें, छोड़िए। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। वही सब बातें जो उधर पढ़ी, यहाँ अभी तक वही चल रहा है, तो इसको मैं बाईपास करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। हावेवर इफ वन एनालाइज, अगर आप एनालाइज करेंगे प्लांट सेल, फंगल सेल, माइक्रोबियल सेल, तब आपको थाउजेंड्स ऑफ अदर कंपाउंड्स मिलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा, जिनको हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, एल्केलॉइड्स आ रहे हैं, फ्लेवोनॉइड्स आ रहे हैं, रबर इसेंशियल ऑयल, पिगमेंट्स आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक, यहाँ तक तो आपकी बुक की बात है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप देखिए, यहाँ से फंडे आपके क्लियर होना चालू होंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विच डू नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इनका डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रोल तो है। कॉनकैनावेलिन, मॉर्फिन, कोडीन, विनब्लास्टिन आर सेकेंडरी, ये सब हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कॉनकैनावेलिन इज कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द जैक बीन, ये बात याद रखने की ज़रूरत है नहीं। कोडीन इज़ अ ड्रग विच इज़ प्राइमली यूज टू ट्रीट अ सीवियर पेन, कोडीन ड्रग की तरह यूज़ कर रहे हैं, सीवियर पेन में वो दे रहे हैं। मॉर्फिन इज़ पेन रिलीवर, मॉर्फिन जो है पेन रिलीवर है, विच एक्ट डायरेक्टली ऑन द CNS, जो CNS पे डायरेक्ट एक्ट करती है, ये याद रखने की ज़रूरत है नहीं। वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, हाउएवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल फॉर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबलाइज कंपैरिजन। दीज आर द बायोमोलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर बेसिक प्रोसेस। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में बता रहा कि ये ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो डायरेक्टली रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट उनका रोल है हमारे बेसिक प्रोसेस में। दे आर डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड नॉट इन्वॉल्व इन द बेसिक ग्रोथ। बेसिक ग्रोथ से कोई रोल नहीं है। ठीक है, दे आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट किंगडम, थ्रू आउट द प्लांट किंगडम मिलते हैं। पर्टिकुलरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर फाउंड इन वन प्लांट स्पीसीज। तो कोई पर्टिकुलर जैसे एल्केलॉइड है आपका मॉर्फिन, कोडीन, तो किसी पर्टिकुलर इस धतूरा में मिल रहा है जैसे मॉर्फिन, तो आपका पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज में पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलेगा, थ्रू आउट नहीं मिलेगा। दे आर हाईली यूजफुल टू प्लांट, दे आर लिमिटेड रोल है उसका। प्रोड्यूस इन जनरस अमाउंट, ठीक ठाक अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे और उनको ईजिली हम निकाल सकते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वान्टिटीज में प्रोड्यूस होंगे और उनको निकालना आसान नहीं है। तो बेसिकली आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में समझ गया है। प्राइमरी मेटाबोलाइट आर द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन ग्रोथ प्रोसेसेस और प्राइमरी physiological processes, whereas secondary metabolites are not directly taking part in physiological processes. ये बात ध्यान में रख लीजिए। Which of the secondary metabolite belong to the group drug? ग्रुप ड्रग में कौन आ रहे हैं? तो ड्रग में हमारे विनब्लास्टिन और कुर्कुमीन आते हैं, केवल एक विनब्लास्टिन और कुर्कुमीन।
इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिलाइए, मिलाने को बोल दिया है। तो हमारा GLUT4 क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट, ये हमारा GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। कोलेजन क्या है, कोलेजन हमारा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। कॉनकैनावेलिन क्या है, कॉनकैनावेलिन हमारा लैक्टीन है। एवरीन क्या है, एवरीन हमारा टॉक्सिन है, एवरीन रेजिन टॉक्सिन है। हो गया, मिल गया, मिला लीजिए। चलिए आगे। विच ऑफ द वन कंटेन्स ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सेलुलोज, ये हमारा सेलुलोज जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट है। एवरीन, आर्जिनिन, टायरोसिन, आर्जिनिन टायरोसिन हमारे अमीनो एसिड्स हैं, प्राइमरी है। सेकेंडरी पूछ रहा, ग्लाइसिन, गम, सिराइन, सिराइन हमारा अमीनो एसिड हटाइए। कॉनकैनावेलिन, मॉर्फिन, कोडिन, विनब्लास्टिन, आंसर क्या है डी। देखिए ये है, यहाँ पे आपका फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है। तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी हो गया। पूछ रहा कौन सा सेट जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का है केवल। ठीक है जी। रॉन्गली मैच, विच वन इज रॉन्गली, एल्केलॉइड के मॉर्फिन कोडीन था, ठीक है। लेक्टिन का हमारा कॉनकैनावेलिन था, तो यही हमारा रॉन्गली मैच है। टॉक्सिन, एवरीन रेजिन था, ठीक है। टर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, तो ये भी आपका रॉन्गली मैच है। कुरकुमिन और विनब्लास्टिन हमारे ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ हमारा रॉन्गली मैच है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बड़ी तेजी में समझ में आपकी आ गया होगा। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिल किस में रहे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको प्लांट सेल में मिल रहा है, फंगल सेल में मिल रहा है और माइक्रोब्स में मिल रहा है। क्लियर है जी। इसको ज़रूर आपको रट लेना है और इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस बार आपके नीट 2022 में। तो नीट 2022 हो जाए, मेरे चैनल पे आके लाइक इस वाले कर दीजिएगा कि सर आपने पहले ही बता दिया था कि इससे क्वेश्चन आएगा। तो आपके नीट 2022 की एक्सपेक्ट डेट क्या है पता है आपको, जुलाई में होगा। तो जुलाई में होना, आज चल रही है अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो लगभग 5 महीने पहले मैंने बताया। 5 महीने बाद आप लोग इसी मेरे वीडियो पे आके मुबारकबाद दे देना। तो यहाँ पे आके आपका ये सेक्शन ख़त्म। अगला सेक्शन बायो मैक्रोमोलिक्यूल, इसमें देख लें कितना आपका ज्ञान है। चलिए इसको रट लें। तो प्रोटीन हम लोग अगली लेक्चर के लिए रखते हैं। आइए अगले टॉपिक पे चलें, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ओके चलिए। देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन एसिड सलूबल पूल। ये क्या भैया एसिड सलूबल पूल, अगर आपको याद हो जब आपने केमिकल एनालिसिस करी थी तब आपने लाइव टिश्यू लिया था, उसको आपने डिस्टर्ब कर लिया था, उसको आपने मोटर और पिस्टल की सहायता से ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में थिक स्लरी बन गई थी। उसको जब आपने फ़िल्टर किया था तब आपने स्ट्रेन किया तो आपने चीज़ क्लॉथ पे या कॉटन पे, तब आपको 2 सेक्शन मिल गए थे, एसिड सलूबल पूल और एसिड इनसलूबल फ्रैगमेंट। वो यहाँ पे आपको मिल गया एसिड इनसलूबल और एसिड सलूबल नीचे आ गया। ठीक है जी। एसिड सलूबल पूल में थाउजेंड्स ऑफ आपको कंपाउंड मिल रहे हैं। दे हैव मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन। यहाँ पे जो आपको कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, उनका मॉलिकुलर वेट कितना, 18 टू 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। द एसिड इनसलूबल फ्रैक्शन, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें यहाँ पे हज़ारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड और उन सब का मॉलिकुलर वेट नियर अबाउट ऑल द 18 टू 800 डाल्टन के बीच में अराउंड। जबकि ऊपर जो रह गए उसमें 4 ही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। यहाँ पे जो आपको एसिड इनसलूबल फ्रैगमेंट में आपको मिल रहा है प्रोटीन, एसिड इनसलूबल फ्रैक्शन में आपको मिल रहा है न्यूक्लिक एसिड, एसिड इनसलूबल फ्रैक्शन में आपको मिल रहा है लिपिड्स और हमारे पॉलीसैकेराइड। दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, इन चारों में लिपिड को छोड़ के है मॉलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। तो लिपिड को छोड़ के बाकी के जो कंपाउंड है उनका मॉलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ऊपर है। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट इज़ अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप। तो अब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को
वो कार्बनिक कंपाउंड, वो केमिकल कंपाउंड जो किसी लिविंग सेल में मिल रहा, उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल। दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वन, दोज विच है मॉलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से कम, एंड यूजली रेफर्ड एज बायोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। देखिए दो सेक्शन बन गए थे ना भाई, भूल जाते हो यार आप लोग, एसिड इन सलूबल और एसिड इन सलूबल। तो एसिड इन सलूबल में चार चीज़ें आपको मिली, प्रोटीन मिले, लिपिड मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। इसमें से लिपिड को छोड़ के बाकी सबका जो मॉलिकुलर वेट है वो 10,000 डाल्टन या उससे अराउंड या उससे अबव है। जबकि यहाँ पे जो आ गए वो 18 डाल्टन से लेके 800 डाल्टन तक है। तो आप इसकी दो कैटेगरी बना सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स की जो किसी लिविंग सेल में मिल रहे हैं, दो कैटेगरी बना दीजिए उनका, जिनका 1000 डाल्टन से कम है मॉलिकुलर वेट और जिनका 1000 डाल्टन से ज़्यादा। जिनका 1000 डाल्टन से कम है उनको हम लोग बोल रहे हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव मॉलिकुलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन, those considered as a biomacromolecule, while those which are found in the acid soluble insoluble fraction are called macromolecule और biomacromolecule। तो जो इधर मिल गए वो biomacromolecule कहला रहे हैं। The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipid are polymeric substances। अब यहाँ पे ये जो चार हैं एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ये इन चार में से तीन जो है पॉलीमर है। प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड के, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है मोनोसेकेराइड्स के, और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के। लिपिड जो है हमारा वो एस्टर है फैटी एसिड का विद एन एल्कोहल। देन वाई डू लिपिड whose molecular weight is not exceed around 800 come under acid insoluble fraction। ये हमारा पॉलीमर नहीं है और इसका मोलिकुलर वेट भी 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर ये एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में क्यों आ गया, वो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में क्यों नहीं आया। ठीक है जी, कम अंडर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में क्यों आ गया, तो मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल वो है जिनका 1000 डाल्टन से कम है, और मैक्रोमोलिक्यूल वो है जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आ गए, उनको मैक्रोमोलिक्यूल बोल रहे हैं। तो लिपिड जिसका कि मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम है, वो माइक्रोमोलिक्यूल में ना आके मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों आ गया, ये पूछा जा रहा है। देन वाई डू लिपिड हुज मोलिकुलर वेट नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट। लिपिड जो है वास्तव में उनका मोलिकुलर वेट कम होता है, एंड आर नॉट प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन। लेकिन लिपिड जो है वो ना केवल एज इट इज़ प्रेजेंट है सेल में, लेकिन वो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी में भी काम कर रहे हैं। तो सेल के अंदर आपको लिपिड्स एज सच भी मिल रहे हैं, साथ के साथ लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। सेल मेम्ब्रेन में आपने देखा प्रीडोमिनेंटली फास्फोलिपिड, तो सेल मेम्ब्रेन भी बना रहे हैं। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, जब आपने लाइव टिश्यू लिया और उसको ग्राइंड किया, डिस्टर्ब किया, वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर, तब आपने छिन्न भिन्न कर दिया सेल के स्ट्रक्चर को। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेज, और ये जो मेम्ब्रेन जल्दी थी ये पीसेज में टूट गई, एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, और उन्होंने छोटी छोटी वेसिकल्स पुट्टिका बना ली जो वाटर सोल्यूबल नहीं है। देयरफॉर दिस मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग द एसिड इनसोल्यूबल पूल। यही कारण है कि ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स गुब्बारे बन गए जो इनसोल्यूबल हैं, ये एसिड सोल्यूबल पूल में ना आके एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आ गए हैं, एंड हेंस इन द मॉलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। और क्योंकि वो एसिड इनसोल्यूबल में आ गए और एसिड इनसोल्यूबल में जो चीज़ें मिल रही हैं उनको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल की तरह। तो लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। अब अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, देन यू हैव टू चूज लिपिड। ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है जी। द एसिड इन सोल्यूबल, एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फंस जाते हो आप लोग।
एसिड सॉल्युबल पूल जो है वो रफली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। एसिड सॉल्युबल पूल साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब साइटोप्लाज्म में जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाएंगे, ऑर्गेनेल्स में जो है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाएंगे। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन। और इन दोनों को मिला लीजिए आप, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। तो एसिड सॉल्युबल पूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन को। और अगर आप एसिड इनसॉल्युबल पूल और एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन दोनों को मिला के केमिकल कंपोजिशन बताओगे तो बेसिकली हम पूरी सेल का बता रहे हैं, सेल का कंपोजिशन बता रहे हैं। इन समरी इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल। तो आखिरी में आके हम सम अप करके ये बता रहे हैं कि अगर हम समरी वाइज इसको रिप्रेजेंट करें, लिविंग टिश्यू को कंपोजिशन को दिखाएं, तो हम देखेंगे लिविंग टिश्यू के लिविंग सेल की कंपोजिशन में वाटर इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट आपको है केमिकल जो मिल रहा है। तो वाटर का 70 to 90%, प्रोटीन्स 10 to 15% है। उसके बाद हमारे न्यूक्लिक एसिड है 5 to 7, उसके बाद CLI। तो ये आपने वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फिर CLI ऐसे आप बना लो अपनी लिस्ट तो ज़्यादा सही रहेगा, तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, सबसे ज़्यादा आपको पानी रोज़ पीना है 5 से 6 लीटर, और अपने स्वास्थ्य ध्यान रखने के लिए प्रोटीन लेना है। न्यूक्लिक एसिड के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आइंस का नंबर आ गया। वाटर है आपका 70 to 90, प्रोटीन है आपके 10 to 15, न्यूक्लिक एसिड है आपके 5 to 7, कार्बोहाइड्रेट है 3, लिपिड्स है 2, आइंस है 1%। तो यहाँ पे आके ख़त्म खेल मैक्रोमोलिक्यूल का। उधर देख लूँ कुछ आपको मिल सकता है मेरे इससे एक्स्ट्रा, या कुछ मिल सकता है? वैसे इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, इसमें आपका वही सारी बातें हैं जो बातें ठीक है, वही सारी बातें हैं, उन्हीं को आप याद रख लीजिए, इन्हीं से काम चलाइए। एक्स्ट्रा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग अगले उसमें आएंगे, प्रोटीन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे, प्रोटीन्स पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी प्रोटीन से रिलेटेड होगी। ये वीडियो हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट और बायोमैक्रोमोलिक्यूल की हो गई। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की। ओके, इसके लगा लीजिए आप लोग क्वेश्चन वगैरह, क्वेश्चन लगा के आइए। मिलते हैं आपसे प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स वगैरह से चालू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक बटन हिट कर दीजिए। अगले सेक्शन में हम लोग प्रोटीन को पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटीन पढ़ लेंगे, प्रोटीन के बाद हम लोग बात कर लेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड। तो प्रोटीन को हम लोग चालू करेंगे अगले सेक्शन में। प्रोटीन से मिलते हैं। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। आइए ब्रेक के बाद इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी।